स्टार्ट करते हैं भाई। सो भाई ऐसा है, हल्का सा मैं आपको एक्नॉलेज कर दूं कि अभी भाई देखो, अब क्लास शुरू होने के बाद बात ना करें, 1 घंटे क्लास होनी होती है, उसको बड़ा तरीके से लीजिए, ठीक है। सो गाइज अभी हम क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं केमिस्ट्री का। 1 और 2 नहीं हुए हैं, 1 और 2 इसके बाद होंगे। ये सीक्वेंस रहेगा हमारा चैप्टर 3 देन 1 एंड देन 2। फिजिकल केमिस्ट्री पहले खत्म होगी, ठीक है। बुकलेट आप लोगों को कोई बच्चों ने ले ली होगी, कई बच्चे बाकी जो बच्चे हैं वो ले लेना जरूर, ठीक है ना, क्योंकि जरूरी है। इसके बाद सुन लीजिए, चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर में अब तक क्या क्या हो चुका है, क्योंकि मैंने कहा था कि चैप्टर 3 फेसेस में बटा हुआ है। 3 फेसेस मतलब कि अलग अलग 3 फेसेस में अलग अलग तरह की चीजें डिस्कस होती हैं इस चैप्टर में। मैं आपको लगभग 2 फेसेस खत्म करा चुका हूं, लेकिन सेकंड फेज में कुछ ऐसा है जो अभी भी बचा हुआ है, लेकिन वो मैं हमेशा एंडिंग में ही कराता हूं, बिल्कुल चैप्टर की एंडिंग में, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट सी चीज है, तो वो बिल्कुल लास्ट में करेंगे। मैंने अभी तक क्या क्या करा है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज बच्चों मैंने आप लोगों को क्या सिखाई थी, याद करो, रेट ऑफ रिएक्शन। याद आ रहा है? एक थोड़ा सा गोथ्रू कर लेते हैं, बच्चों ने सारा पढ़ा हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन करा था हमने। पता होगा कि अगर वो रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है तो उस रिएक्शन की रेट कैसे निकलेगी, बाय कंसीडरिंग द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को इसके बाद क्या करवाया था, रेट लॉ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी ये वाली भी, जिसमें हमें ये पता लगता है कि हमारी रिएक्शन की रेट अपने रिएक्टेंट्स के साथ कितनी डिपेंडेंसी शो कर रही है, ठीक है। ये सब मैं वो डिस्कस कर रहा हूं बच्चों जो करा चुका हूं। अब नए बच्चों को भी ये चीज समझ में नहीं आएगी, जब नया टॉपिक शुरू होगा वहां से देखना। इसके बाद आप लोगों को पता है ऑर्डर करवाया था, और क्या करवाया था, मोलिकुलैरिटी। दिस इज द फेज 1 ऑफ द चैप्टर नंबर 3। फेज 1 मतलब कि हम बोल सकते हैं कि चैप्टर की पहली कुछ चीजें हमने डिस्कस करी थी वो ये सारे थे, एक साथ ही डिस्कस करते हैं, बिकॉज रेट लॉ एक्सप्रेशन में ही ऑर्डर छिपा हुआ है, और ऑर्डर से ही बड़ा रिलेटेड है, बोलो क्या, मोलिकुलैरिटी। इसके बाद मैं आप लोगों को लेके आया था जिस टॉपिक पे, उसका नाम था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। याद आ रहा है? इसमें किस किस तरह की इंटीग्रेटेड इक्वेशन आपने डिस्कस करी, बोलो। एक जीरो ऑर्डर की और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की करी बच्चों आप लोगों ने। मतलब दोनों रिएक्शंस को आपने समझा कि हमारे पास जो 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, इनमें क्या देखने को मिलता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट अलग तरीके से चलती है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट अलग तरीके से चलती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट रेट से घटता है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट रेट से नहीं घटता। उसका घटने का तरीका थोड़ा अलग होता है, स्टार्टिंग में ज्यादा घटता है और बाद में कम घटता है ना। जैसे मैंने म्यूजिक खाली होता मैंने आपको बताया था, तो इसका मैंने आपको इक्वेशन लिखवाया था, टी बराबर में क्या, R0 माइनस आर डिवाइड बाय क्या, के। और इसका बोलो क्या लिखवाया था, बहुत अच्छे। और हम लास्ट 2 क्लासेस से बच्चों इनके न्यूमेरिकल्स ही प्रैक्टिस कर रहे थे, और बहुत न्यूमेरिकल्स हमने बना लिए इसके ऊपर। इनफ है उतना करना बच्चों। इसके बाद मैंने आप लोगों को क्या करवाया बच्चों, हाफ लाइफ। क्या करवाया, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शंस। तो दोनों ही रिएक्शंस का मैंने आपको हाफ लाइफ समझाया था। तो ये था हमारा बच्चों अभी तक का सेकंड फेज। इसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी बनाए। हाँ, इसमें एक चीज और है, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसेस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसेस, ये आपको नहीं करवाया गया, ये आपको नहीं कराया गया, तो उसको अभी होल्ड ही रखना है। ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये और ये और ये सब हो चुका है। सिर्फ एक चीज मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये मैं बिल्कुल लास्ट में ही कराता हूं हमेशा, तो उसको लास्ट के लिए बचा रखा है। और अब हम आज से कौन से शुरू करेंगे, फेज नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ये बस, उसके बाद चैप्टर खत्म भी होगा, और छोटी मोटी चीजें जो भी बीच में चैप्टर के अंदर रह गई होंगी ना, वो हम बिल्कुल क्लास की एंडिंग, मतलब चैप्टर की एंडिंग में डिस्कस जरूर करेंगे। तो आज से हम कुछ नया डिस्कस करेंगे थर्ड फेज का, वो क्या है, तो चलिए समझते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। भाई जितने भी बच्चे नए हैं ना, एक बात समझ लीजिए, इस चैप्टर में एक शब्द बार बार यूज हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब है कि रिएक्शन किस रेट से हो रही है, धीमे हो रही है या बहुत तेज हो रही है। सारे केमिकल चेंजेस ऐसे नहीं होते कि तुरंत हो जाते हैं। हम जब अपने केमिस्ट्री लैब के एक्सपेरिमेंट्स कुछ करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कुछ रिएक्शंस के अंदर मैं जब टेस्ट ट्यूब में 2 चीजें मिलाऊंगा ना, तो वो तुरंत रिजल्ट देंगे कि बच्चों मिलाते के साथ ही देखो ये रिजल्ट आ गया। और कुछ में कहूंगा बच्चों थोड़ा हीट करना पड़ेगा, थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा ये। उनमें बेसिकली हमें थोड़ा टाइम लगता है। तो कुछ रिएक्शंस की रेट बहुत फास्ट होती है और कुछ रिएक्शंस को होने में कुछ समय लगता है, उनकी रेट हम बोल सकते हैं कि स्लो होती है, ये बोल सकते हैं बच्चों। रेट मतलब क्या है, कोई रिएक्शन कितना
जल्दी हो रही है या फिर देर में हो रही है, बेसिकली उसकी स्पीड से रिलेटेड बात होने वाली है इस पूरे चैप्टर के अंदर। और अभी मैं जो आपसे अगली दो क्लासेस हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो डिस्कशन करने वाले हैं टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है रेट पर। तो अब हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, पूरी क्लास में आपसे जो बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं कि जब टेम्परेचर में बदलाव होते हैं तो रिएक्शन की रेट पर क्या असर पड़ता है, कोई भी रिएक्शन की रेट पर क्या असर पड़ता है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को जिसने जो ये कॉन्सेप्ट हमें दिया, ये बेसिकली अरीनियस ने दिया है। अरीनियस बेसिकली आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा जब इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे थे, तो अरीनियस ने ही हमें बताया कि टेम्परेचर के साथ रेट पर क्या असर पड़ेगा। रेट मतलब कि रिएक्शन की स्पीड पर क्या असर पड़ेगा। अब सीधी सीधी बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अरीनियस ने ना बहुत सी रिएक्शंस को चेक किया और उनको ने एक कंक्लूजन पे पहुंचे। बहुत सी रिएक्शंस करने के बाद उनको समझ में आया कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अच्छा आपको क्या लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शंस की रेट फास्ट हो जाती होगी, स्लो हो जाती होगी? कहीं ना कहीं दोनों हो सकती है, प्रिंस कह रहा है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की बात करते हैं तो चलो मैं एंडो लेके चलता हूं सारी फिलहाल। तो क्या होगा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं? तो जनरल तौर पे जो आप जितनी भी रिएक्शंस देखते हो, टेम्परेचर बढ़ाने पे तेजी से होना शुरू हो जाती हैं। या चलो घर में कोई भी चीज बना रहे हो, आप चाय बना रहे हो, कोई सब्जी बना रहे हो, अगर थोड़ा जल्दी बनानी है तो क्या करते हो? तेज कर देते हो। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर वो जो केमिकल चेंज है वो थोड़ा तेजी से होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप बहुत धीमी आंच पे चाय बना रहे हो तो समय लगेगा, और बहुत तेज आंच पे चाय बना रहे हो तो फटाक से बन जाएगी, कुछ ही मिनटों में चाय तैयार हो जाएगी। तो बेसिकली अरीनियस ने भी ये पाया कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा था तो रिएक्शंस थोड़ा जल्दी होना स्टार्ट हो जा रही थी। उन्होंने ये पाया कि विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन आल्सो गेट इंक्रीजेस। एंड इन्होंने एक बड़ी जरूरी चीज पाई कि फॉर एवरी, मैं लिख देता हूं, दैट अरीनियस फाउंड दैट फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस rise in temperature, for every 10 degree Celsius rise in temperature, the rate constant of the reaction gets nearly doubled। क्या बोला इन्होंने कि इन्होंने पाया कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, हर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा देने के बाद जो रिएक्शन की रेट थी वो लगभग क्या हो जा रही थी? डबल हो जा रही थी, दुगनी रेट से चलना शुरू हो जाता था जैसे ही मैं 10 डिग्री सेल्सियस को बढ़ा रहा था। मान लीजिए कि 50 डिग्री सेल्सियस पे कोई रिएक्शन की रेट अगर मान लेते, सपोज करते हैं ये टेम्परेचर है और ये रिएक्शन की रेट है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये रेट कांस्टेंट क्या होता है? चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ। रिएक्शन की रेट मान लीजिए 2 की रेट से चल रही है, या मान लेते हैं 4 की रेट से चल रही है। 4 का रेट मतलब यूं समझ लो, मैं बहुत सिंप्लीफाइड शब्दों में आपसे बात करूं अगर सभी बच्चों के लिए, तो ये मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट मेरे पास इनिशियली 100 यूनिट है। रिएक्टेंट मेरे पास इनिशियली कितना है बोलो? 100 यूनिट। और प्रोडक्ट मेरे पास कितना है बोलो? 0 यूनिट है। अगर इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 4 का है तो बस आप यूं मान के चल लीजिए कि मान लीजिए 4 यूनिट यहां पर क्या हो रहा है? हर सेकंड में शिफ्ट हो रहा है। हर सेकंड में कितना शिफ्ट हो रहा है बोलो? 4। अगर 5 यूनिट की होती तो 5 शिफ्ट होता, थोड़ा तेज चल रही होती। 6 यूनिट का रेट कांस्टेंट होता तो 6 यूनिट शिफ्ट हो रहा होता। तो रेट कांस्टेंट बस आपको थोड़ा सा रेट का आइडिया दे रहा है कि 4 यूनिट का अमाउंट हर सेकंड में बोलो क्या हो जा रहा है? शिफ्ट हो जा रहा है। तो ये कहते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस पे अगर 4 यूनिट का शिफ्ट हो रहा है ना, तो 60 डिग्री सेल्सियस पर सीधा 8 यूनिट शिफ्ट हुआ। मतलब कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस रेस करने पे जो वो क्या हो जा रहा था? डबल हो जा रहा था। अच्छा, 70 डिग्री सेल्सियस करते के साथ ही जैसे इधर 4 यूनिट बढ़ा तो 4 नहीं बढ़ा, 8 बढ़ा। समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे उन्होंने 80 डिग्री सेल्सियस करा, द रेट कांस्टेंट विल बिकम 32। इसका मतलब शुरुआती टेम्परेचर्स पे रेट उतनी फास्ट नहीं है जितना अगर बाद में चेंज आया तो रेट बहुत फास्ट होगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। क्या ये जो इंक्रीमेंट है ये कांस्टेंट इंक्रीमेंट है या ऐसा इंक्रीमेंट है कि जो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है? अच्छा, कोरोना कैसे जब फैला था तो कोरोना की फैलने की रेट क्या थी? एक्सपोनेंशियल तरीके से फैलता है कोरोना, पता है आप लोगों को? एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या? आज किसी एक पर्सन को कोरोना है तो इसकी संभावना कि कल तक कितना होगा, मान लीजिए कि मैं एक से ही मिला तो मैंने एक को कर दिया, तो आज संभावना थोड़ी सी कम है कि सिर्फ एक को ही होगा, क्योंकि सिर्फ एक को कोरोना है ना, बाकी तो है ही नहीं। अब लेकिन अगले दिन 2 को हो चुका कोरोना, कितने को बोलो? तो संभावना है कि अगर ये एक आदमी से भी मिलेंगे तो 2 को और कर देंगे। अगली बार उससे अगले दिन संभावना और ज्यादा हाई है, क्योंकि अब 4 लोगों को कोरोना है तो अगले दिन फैलने के चांसेस भी 4 है। उससे अगले दिन 8 लोगों को कोरोना फैलने का चांस है, उससे अगले दिन और आपको पता है लगभग, समझ लीजिए ये बात, हर रोज ये दुगना हो रहा है। 10 दिनों के बाद 10 दिनों के कितना हो जाएगा नंबर? अरे बहुत बढ़िया, 1024 2 to the power 10 ना। अरे पहले दिन 2 को फैला,
अगले दिन 4 को फैला, समझो ना कैसे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। अगले दिन 8 को हो जाएगा, अगले दिन 10वें दिन 1024। एंड यू डोंट नो ये जो एक्सपोनेंशियल की जो ताकत है ना, 2 की पावर 11 और बढ़ा, और 2 की पावर 13, फिर 2 की पावर 20। 2 की पावर 20 निकाल के देखिए, बिल्कुल मत समझिए कि इसका दुगना है। 2 की पावर 20 बहुत बड़ा नंबर है, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? 1024 इंटू 1024 हो गया एक तरीके से, 1024 इंटू 1024। तो सोचिए कि 20वें दिन तक कोरोना कैसे फैलने लग गया। तो आपको समझना पड़ेगा ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। कैसे होती है बोलो? मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मैंने ये वाला कोरोना वाला एग्जांपल क्यों दिया है, समझने की कोशिश करिएगा। पहले तुम्हें समझ में आया कि व्हाट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। शुरुआत में धीमी लगेगी और बाद में एकदम से बूम मारेगी। तो पता लगा था ना, कोरोना फैल रहा था, शुरू में तो कुछ नहीं लग रहा था, कुछ नहीं लग रहा था, एकदम से हड़कंप मच गया ना, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लग गया था ना, कि जब लोगों को बहुत ज्यादा लोगों को हो गया तो उसके बाद उसका फैलना भी बहुत ज्यादा हो गया। तो 20वें 25वें 30वें दिन तो फिर उनको बिल्कुल ही लॉक करना पड़ा सब कुछ। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? अब समझने की कोशिश करना। इसीलिए तो भैया वो करा था ना, क्वारंटीन कर दो भैया सबको, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि फैले ही ना, ये उसको रोकने की तरीका था। अब सुनिए भाई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल चीजें ना कुछ ऐसे बढ़ती हैं, ऐसे बढ़ती हैं। ये ग्राफ कैसा ग्राफ है? शुरुआत में ये मानो टाइम है, ये मानो टाइम है, और ये किसी चीज की ग्रोथ है, ये किसी भी चीज की ग्रोथ है ना, कोई भी चीज की, कोरोना के फैलने की ग्रोथ है। तो शुरुआत में समय तो बढ़ रहा है, बट कोरोना उतनी तेजी से बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद देखो कोरोना एकदम से ऐसे पीक पड़ेगा। मतलब कि आपकी जब ये वाले एक्सिस पे कोरोना की फैलने की वो है, तो थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बढ़ा, फिर बढ़ने लगा और फिर एकदम से ऐसे बढ़ने लगेगा। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको? समझिए मेरी बात को। तो आपने पता है क्या पाया है कि जो टेम्परेचर के साथ रेट बदलती है, ये पाते हैं कि टेम्परेचर के साथ रेट का इंक्रीमेंट भी, रिएक्शन की रेट का इंक्रीमेंट भी कांस्टेंट नहीं होता। कि अगर मैं यहां 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊं तो 4 बढ़ा, तो अगली बार भी 10 बढ़ाने पे 4 की स्पीड बढ़े, 4 की स्पीड बढ़ेगी। नहीं सर, अगली बार कितनी बढ़ी बोलो? 8, उससे अगली बार कितनी बढ़ी बोलो? 16, उससे अगली बार कितनी बढ़ेगी बोलो? 32। समझो इस बात को। मतलब कैसा ग्रोथ है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। कैसा ग्रोथ है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। चलिए मैं इसका एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे, रिएक्शन भी कैसे एक्सपोनेंशियली चलती है। घर में मान लीजिए बहुत सारे मेहमान आ गए, आपको बेसिकली मम्मी या फिर आप भैया काम में लगे पड़े और आपको पूरी बनानी है। आप देखते हैं मम्मी क्या कहती है, जब बहुत वेट कर रही है, पूरी नहीं बन रही, थोड़ी देर तेल गर्म हो जाने दो, फिर देखना स्पीड। फिर क्या होता है? शुरुआत में तो पहली पूरी दूसरी पूरी आने में बड़ा टाइम लगता है, अरे रुक गए भाई, आ नहीं रही है। और उसके बाद धड़ाधड़ मम्मी एकदम से पूरी प्लेट भर के ले आती है, लो अब खा लो। तो एकदम से कैसे आ गई? शुरू में क्यों नहीं आ पा रही थी? 1-2 पूरी, शुरू में सिर्फ 2-3 पूरी आ रही थी, और फिर एकदम से 5 मिनट बाद तुम पकड़ नहीं सकते मम्मी की स्पीड को, है ना? बैठा लो तुम 10 लोग भी, वो तुम्हें पीछे कर देंगे। होगा कि नहीं होगा बताओ? अब ऐसा क्यों हुआ? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अरीनियस यही तो कह रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसके बाद रेट बहुत बढ़ जाएगी। शुरुआत में टेम्परेचर कम था, रेट स्लो थी, बट जैसे जैसे 10-10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा, तेल जैसे बहुत गर्म हुआ, अब तो उसके अंदर पूरी फेंक रहे हैं, एकदम निकल रही है, पूरी फेंक रहे हैं, एकदम निकल रही है। शुरुआत में नहीं हो रहा था ऐसा। शुरुआत में रेट क्या थी? स्लो थी। बाद में जब टेम्परेचर बहुत बढ़ने लगा, रेट एकदम से बूम मारा। समझ में आया कि नहीं ये वाली बात? तो भैया एक बात सुन लीजिए, सबसे पहली चीज, मैं आगे बढ़ने वाला हूं, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में, अभी क्लास शुरू हो रही है हमारी, आपको याद रखना है, टेम्परेचर के बढ़ने पर रेट क्या होती है? बढ़ती है। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर होगी ये वाली बात यहां तक की? चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर तक में कोई डाउट है आप लोगों को? अच्छा, मैं एक छोटा सा वैसे न्यूमेरिकल ऐसे ही पूछ लेता हूं आप लोगों से। if the rate constant of a reaction is 2 at 20 degree Celsius, what is the new rate constant of the reaction at 50 degree Celsius? बताना। अरे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है यार, हैं? क्या लगता है अगर किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 2 था 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे वही रेट कितने से चल रही होगी? 16? कितने के अकॉर्डिंग 16 राइट आंसर है? कितने के अकॉर्डिंग 8 राइट आंसर है? मेरे को लगता है 8 या 16 पे टिके होंगे आप लोग। किसी का 32 या 4 तो नहीं है, हो सकता है। चलो कितने बच्चों के अकॉर्डिंग 8 इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिर्फ सुमित और आशीष, क्लास के 2 बच्चे।
मैं इसके साथ नहीं हूं। चलो अच्छा, कितनों के अकॉर्डिंग 16 राइट आंसर है? अरे वाह, ठीक है। किसी का इसके अलावा कोई आंसर हो? नहीं सर। अच्छा, सबने क्या यही करा है क्या? वैसे 2 था तो 20 पे 2 था, है ना, तो सबने मेरे को लगता है दुगना दुगना करते चले गए हैं। तो क्या करा बच्चों, 30 पे कितना हो गया? 4 हो गया। 40 पे कितना हो गया? 8 हो गया। 50 पे कितना हो गया? कुछ ऐसे ही कर रहे हो, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें क्या तुम्हें फॉर्मूला बना के दूं, ये तुम वैसे ही कर लोगे, मुझे पता है। तो 16 इज द है। अरे वो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात पूछी सुमित ने, कह रहा है कि इसको कांस्टेंट क्यों बोल रहे सर? फिर भैया एक टेम्परेचर पर वो कांस्टेंट रहता है, बट व्हेन द टेम्परेचर गेट चेंज वी गेट अ न्यू रेट कांस्टेंट एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। समझिए, मतलब कि एक टेम्परेचर पे एक रेट कांस्टेंट है, लेकिन जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो फिर नया रेट कांस्टेंट बन जाता है रिएक्शन का। तो वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो रेट कांस्टेंट है ना, उस समय नहीं बदलेगा वो। आप उस टेम्परेचर पे कुछ भी करिए रिएक्शन में, रेट कांस्टेंट वही रहेगा। तो ये वाली बात अच्छी पूछी है, लेकिन कोई नहीं, इस पे भी बात करेंगे। चलिए आइए, तो भैया एक बात मुझे यहां तक आप लोगों को समझा देनी है। सबसे पहली चीज मैंने क्या समझाई है? विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो गेट्स इंक्रीज। अब चाहे तुम क्लासेस में आ रहे थे चाहे नहीं आ रहे थे, इसको समझना कोई बहुत बड़ी चीज थी नहीं, सबको समझ में आ गई होगी। चलिए, इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या दिया सुन लीजिए। Arrhenius also gives mathematical expression या mathematical formulation between temperature and rate constant of reaction as, सुन लीजिए, इन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी दिया। जैसे कि अभी आपने बोला कि 10-10 डिग्री सेल्सियस होने पे डबल हो रहा है। कोई मान लो 10 डिग्री सेल्सियस ना बढ़ाए, ये बढ़ाए 5 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, कुछ ऐसे बढ़ाए, तो रेट पे क्या असर पड़े, कितना बढ़ेगा रेट कांस्टेंट। तो उसके लिए कैलकुलेशन के लिए उन्होंने एक फॉर्मुला दिया। अब फॉर्मुला सुनिएगा, इनका फॉर्मुला थोड़ा सा आपको डराने वाला लगेगा। ये के है रेट कांस्टेंट, यहां पर दिया ए ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन में आर टी। कुछ अजीब से एक्सप्रेशन इन्होंने फॉर्मूले में डाल दिए। के बराबर ए ई की पावर, ई माने एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ई की पावर, दिव्यांशु इधर, पावर में क्या माइनस का ई ए बाय में क्या आर टी। बिल्कुल भी फॉर्मूले को देख के डरने की जरूरत नहीं, इसी फॉर्मूले पे हमें अगले आधे पौने घंटा काम करना है बच्चों, और सारा फॉर्मूला क्लास के एंडिंग तक आपको समझ में आ जाएगा। इस फॉर्मूले में सारे पैरामीटर्स क्या हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ये भारी भरकम सा फॉर्मूला दिया, अब हम इसको समझते हैं बच्चों। के माने बोलो क्या है? मुझे तो 2 ही चीजें बस अभी अब लगता है कि आप लोगों को पता होंगी, एक के पता होगा, एक क्या पता होगा, टेम्परेचर। टी माने बोलो क्या? अच्छा, आर भी पता होगा। आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल। इसके बारे में थोड़ा सा आपने 11th क्लास में सुना होगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ज्यादा चिंता करनी नहीं है इसकी, ज्यादा चिंता करनी नहीं है सर, कांस्टेंट है ना, 8.314 है बस, कोई चिंता नहीं है। अब आप कहेंगे सर ठीक है, वो टेम्परेचर रहा, वो रेट कांस्टेंट रहा, आपने बोला था टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। इस फॉर्मूले में पता नहीं कैसे रखा गया, वो भी समझेंगे। ई ए क्या होता है? ई ए क्या होता है? ई ए होता है बच्चों, ई के नीचे ना ए उसके सब्सक्रिप्ट में है। ई ए होता है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। और बच्चों ए जो होता है ना, वो था अरेनियस कांस्टेंट, या फिर इसी को बुलाया गया था अरेनियस फैक्टर। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कहेंगे सर इतने सारे पैरामीटर्स लिखवा दिए, क्या मतलब है? हम सारे मतलब सारी चीजों का मतलब समझेंगे अभी क्लास के अंदर, है ना, क्लास में ये तो करना है अभी हमें। तो भैया बात यह है कि मैं इस फॉर्मूले को सिखाने से पहले आपको एक और चीज सिखाना चाहूंगा, जिस चीज का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहले मैं टॉपिक से वापस से बाहर आ रहा हूं और आपको एक टॉपिक समझाने जा रहा हूं जिसका नाम क्या होने वाला है? एक्टिवेशन एनर्जी। इसको चलो अगले पेज पे समझते हैं। टॉपिक को वापस यहीं पर ही लीव करेंगे हम लोग, क्योंकि पहले हमें समझना ही पड़ेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, फिर हम फॉर्मूले पे वापस चलेंगे और समझेंगे चीजों को और अच्छे से। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, किसी को पता है क्या होता है? एनीवन इन द क्लास हु नोज अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी? पता है? हाँ हाँ बोलो बोलो, तुक्का ही मार दो। हाँ बताओ दिवांशु। रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एक्टिवेट का मतलब क्या है? रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी हमें इसको देनी पड़ेगी वो एक्टिवेशन एनर्जी है। यही मतलब है। लग तो कुछ ऐसे ही रहा है ना, लग तो कुछ ऐसे ही रहा है बातों से, लेकिन रिएक्शन को एनर्जी देने की जरूरत क्या है? क्या हमें हर रिएक्शन को एनर्जी देनी चाहिए?
समझने की कोशिश करते हैं। आइए सारा कुछ मुद्दा मैं आपको बताता हूं बच्चों, सबकी नजरें बोर्ड पे हो, बहुत ही जरूरी चीज है। डेफिनेशन में लिख देता हूं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दैट इट इज द मिनिमम एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड to the reactant so that it can form चलो आसान कर देते हैं। इट इज द minimum energy which must be supplied, बच्चों बातें नहीं करनी है, आज तो गर्मी भी नहीं है भाई, फिर भी, to the reactant so that the reaction can be proceed, can be happen, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए मैंने कुछ लिखा भैया, लेकिन ऐसा क्या जरूरत है, आइए समझने की इसको कोशिश करते हैं। बोर्ड पे सब बच्चे समझिएगा, मैं आप लोगों को एक रिएक्शन दिखाने जा रहा हूं। स्वयं इधर एक रिएक्शन देखिए, H2 प्लस गिव राइज टू, बच्चों जैसा दिखता है ना इस रिएक्शन में, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ऐसे ही चल रहा होगा। इस रिएक्शन को एक्चुअली समझते हैं कि हुई कैसे होगी। आइए देखिए, H2 जो होता है ना, H2 का जो मॉलिक्यूल होता है, ध्यान से समझिएगा, H2 का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता होगा, H और H जुड़े होते होंगे, जैसे मर्जी समझ लीजिए, चाहे मैं इसको ऐसा बना देता हूं, H और H, या चलो ऐसे ही बनाओ यार, H और H, प्लस में I2 ऐसा होता होगा, ध्यान समझिएगा। देखिए 2HI बना कैसे होगा, अगर H2 को I2 से रिएक्ट करना है तो एक बात तो पक्की है कि पहले H को H से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, I को I से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, एंड देन जाके नए बॉन्ड बनेंगे, देन जाके, समझो मेरी बात को, सीधी बात में लिखना, H को H से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, I को I से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। चलो तोड़ के दिखाते हैं। H और H के बीच का बॉन्ड कमजोर हुआ, I और I के बीच का भी बॉन्ड, और यहां पर H और I के बीच में नया बॉन्ड, मतलब बीच में एक ऐसी स्टेज आती है इस रिएक्शन में, जैसे ये तो रिएक्टेंट है जो कि ठीक ठाक स्टेबल है, क्योंकि H2 स्टेबल है, I2 स्टेबल है, बट बीच में एक हाईली अनस्टेबल स्टेज आती है। सबकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हो, बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आपसे अगर मैं पूछूं कि H2 I2 ज्यादा स्टेबल है, ये वाली चीज ज्यादा स्टेबल है, अरे सर इस स्टेज पे तो ना तो H के प्रॉपर्ली बॉन्ड टूटे हैं ना प्रॉपर्ली बने हैं, ये तो वो स्टेज है जहां पर पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन चल रही है। एक्चुअली दैट स्टेज इज द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द रिएक्शन, इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द रिएक्शन, एंड इट इज हाईली अनस्टेबल, हाईली, इसीलिए रिएक्शन में बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है, उसके बाद जल्दी से ये कोई ना कोई नया रूप ले लेता है। बस समझ लीजिए कि पहले रिएक्टेंट अपनी किसी फॉर्म में थे, बच्चों बाद में लिख लेना, पीडीएफ घर पे मिल जाएगी, है ना, ध्यान सुनो, पहले रिएक्टेंट अपनी किसी पर्टिकुलर फॉर्म में थे, H2 और I2, बट ये इतनी स्टेबल फॉर्म, मतलब मान लीजिए कि इनको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होना था, समझ लीजिए, तो इन्होंने क्या करा, पुराने बॉन्ड तोड़े और नए बॉन्ड बने। तो पुराने तोड़े यानी H और H का टूटा, I और I का टूटा, और H और I के बीच में नया बॉन्ड बना, यहां भी H और I के बीच में नया बॉन्ड बना, और फाइनली तुम्हें क्या मिला वो सुनिएगा, फाइनली तुम्हें क्या मिला, HI प्लस HI, H और I के बीच में बॉन्ड स्टेबल हो गया, H और I के बीच में बॉन्ड स्टेबल हो गया, यू गेट अ 2HI। ये क्या है बताओ जरा, ये क्या है बोलो, प्रोडक्ट है, ये क्या है बोलो। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट, आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा बेकार या अनस्टेबल लग रही है? इंटरमीडिएट। ऐसा क्यों लगा तुम्हें कि इंटरमीडिएट ही सबसे ज्यादा अनस्टेबल है? क्योंकि ना तो सर यहां पर अभी पूरी तरीके से बॉन्ड बने हैं ना पूरी तरीके से टूटे हैं। जब पूरी तरीके से बने हैं ना टूटे हैं तो चीज इसका मतलब बहुत ही अनस्टेबल स्टेज पे है। एक्चुअली में जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है वो रिएक्शन की सबसे अनस्टेबल स्टेज होती है। रिएक्टेंट भी स्टेबल होता है, प्रोडक्ट भी स्टेबल होता है, बट कौन स्टेबल नहीं होता? इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होता। अच्छा बच्चे कहेंगे रिएक्टेंट स्टेबल होता है ज्यादा प्रोडक्ट या प्रोडक्ट स्टेबल होता है? वो डिपेंड करता है बच्चों, प्रोडक्ट कहीं ना कहीं रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक रिएक्शन ने अपना कोई चेंज किया, हो सकता है कि जो नया चेंज है वो पहले वाले चेंज से बोलो क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो सकता है कि वो नया चेंज उतना स्टेबल ना हो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। एक रिएक्शन को रिएक्टेंट से कौन सी स्टेज पे पहुंचने के लिए, प्रोडक्ट नहीं भाई, प्रोडक्ट की बात ही नहीं हो रही है यहां पर, कौन सी स्टेज पे पहुंचने के लिए? इंटरमीडिएट स्टेज। क्योंकि अगर उस स्टेज तक पहुंच गए तो वहां पर पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। इस स्टेज तक पहुंचना रिएक्शन के लिए कंपलसरी है। यहां तक अगर पहुंच ही नहीं पाई तो फिर रिएक्शन पूरी नहीं हो पाएगी। चलिए बातें ना आप लोगों को अभी तक थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी समझने में कि सर नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा आसान करता हूं इस चीज को।
मैं कह रहा हूं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट, आपको नहीं लगता कि H और H को टूटने के लिए I और I को टूटने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए? तो वो जो मिनिमम एनर्जी, इसको कम से कम एनर्जी मिलनी चाहिए जिसमें इसके पुराने बॉन्ड टूट जाएं ताकि वो नए बॉन्ड बनाने की सोचे, उस मिनिमम एनर्जी को मैं क्या बोल रहा हूं, बोलो एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन फिर भी यहां तक भी मुश्किल लगता है। चलिए इसको और इजी करते हैं। आपके घर में आप सबने चाय तो बना के देखी होगी। अब मुझे तुम बताना, चाय तुम बनाओ, और चाय तुम कैसे बनाओ कि मान लो तुमने बर्तन में लिया पानी, स्वयं इधर पानी में ली चाय पत्ती, चीनी, दूध, और छोड़ दो वहां पर थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए छोड़ दो। गैस नहीं चलाइए, बन जाएगी चाय? बन जाएगी क्या पांचों को मिलाने से? आपको एक मिनिमम सर्टेन एनर्जी ऐसे देनी पड़ेगी उसको, चाय के इस कॉम्बिनेशन को, जहां पर उसके पुराने बॉन्ड टूटेंगे। बताओ किस किसके? चाय पत्ती के पुराने बॉन्ड टूटेंगे, चीनी के पुराने बॉन्ड टूटेंगे, दूध के पुराने बॉन्ड, पानी के पुराने बॉन्ड, और फिर नए बॉन्ड बनेंगे। वो मिनिमम एनर्जी उसको देना पड़ा कि नहीं पड़ा? वो मिनिमम एनर्जी उसको सप्लाई करना पड़ा जहां पर उसके पुरानी बॉन्ड टूट जाए ताकि नए बॉन्ड, और जैसे इन पांचों छह चीजों में नए बॉन्ड बने, क्या बन गई बोलो? चाय बन गई। बन गई कि नहीं बन गई चाय? तो आपको वो जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है उस पांचों चीजों को, क्या थोड़ा सा गर्म करो, क्या ऐसे करके माचिस की तिल्ली लगा के बन जाएगी चाय? क्या कि थोड़ी सी लगा दी, हाँ सर दे दी? नहीं सर, कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देना पड़ेगा ताकि उसके जो पुराने बॉन्ड हैं वो टूटे और नए बॉन्ड बने। वो जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन को, वो बोलो क्या होती है? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है भाई? ऐसा समझ नहीं आया सर? अब तो आ गया होगा समझ में। तो मैंने क्या लिखा पढ़ के देखो एक बार ऊपर, इट इज द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट सो दैट इट कैन फॉर्म द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स ऑफ द रिएक्शन। ये तो है बहुत बड़ी बुकिश लैंग्वेज कि भैया एक रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट तक पहुंचाने के लिए, वाई मतलब हमें क्यों इंटरमीडिएट तक पहुंचाना है? बिकॉज अगर एक बार इंटरमीडिएट तक पहुंच गया ना, जहां पर उसके पुराने बॉन्ड टूट गए हैं, तो वो नए बॉन्ड बना के स्टेबल तो होना चाहेगा। बिकॉज कोई भी चीज अनस्टेबल रहना तो वो कहीं ना कहीं नए बॉन्ड बना लेगी। बस उसको यहां तक लाके छोड़ दें, उसके बाद तो वो काम अपने आप कर ही लेगी। जैसे कि मैं बोलूं कि इसको यहां से लेके, ये गिरना नहीं चाह रही, यहां से इस कोने तक लाके छोड़ना, उसके बाद तो गिरी जाएगी। है कि नहीं? बताओ जरा। अपनी नई स्टेबल स्टेट चुनेगी। अभी स्टेबल है लेकिन यहां पर बिल्कुल क्या होने वाली है? अनस्टेबल। फिर यहां से नीचे पहुंच जाएगी। तो ये अपनी नई स्टेबल स्टेट चुन लेगी। तो आपको सिर्फ कहां तक लेके जाने की जरूरत है? टेबल से ऐसे लेके जा रहे हैं, कहां तक लेके जानी है? जहां पर वो मोस्ट अनस्टेबल है, उसके बाद तो अपनी नई स्टेबल स्टेट चुनने वाली है। सो दैट मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट so that it can form a intermediate complex is called its activation energy. नीचे पढ़ लीजिए, it is the minimum energy which must be supplied to the reactant so that the reaction can be happened. easy कर दिया। एक रिएक्शन को होने के लिए जो मिनिमम सप्लाई उसको देनी पड़ेगी वो उसकी बोलो क्या होती है? Is this okay? चलो और बढ़िया करते हैं इसको। आइए एक और चीज समझते हैं। यहां पर मैंने लिखा रिएक्शन सबस्ट्रेट्स, मतलब जो भी चीज है यहां पर, और यहां पर बच्चों, नहीं मैंने गलत लिख दिया, यहां पर ये एनर्जी आएगा, ध्यान देना, और यहां पर आएगा भैया, मान लेते हैं एक रिएक्टेंट के पास, खुद के पास, आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक रिएक्टेंट के पास खुद के पास एनर्जी नहीं होगी। H2I2 के मॉलिक्यूल्स है, दे पोजेस सम मॉलिक्यूलर एनर्जी एज वेल। इनके पास खुद की कुछ एनर्जी होती है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि रिएक्टेंट के पास कोई एनर्जी होती नहीं। तो मान लो ये रिएक्टेंट है, इसके पास अपनी खुद की कुछ एनर्जी होती है। तो मैंने ये एनर्जी एक्सिस बना रखा है। कौन सा एक्सिस बोलो? तो ये एनर्जी एक्सिस है। बच्चों ध्यान से समझना, फिर बाद में कंफ्यूजन होगी आप लोगों को। दिव्यांशु, रिएक्टेंट की अपनी खुद की कुछ एनर्जी हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो मान लेते हैं कि रिएक्टेंट की अपनी इतनी एनर्जी है, लेकिन आप लोग जानते हैं, अच्छा मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो भाई सब बच्चे, बातें हो रही है भाई पीछे, बातों में नहीं आएगा समझ में, अरेनियस मुश्किल हो जाएगा बाद में अगर नहीं सुनोगे ध्यान से। तो मुझे बस तुम ये बताओ कि इन तीनों स्टेट में सबसे अनस्टेबल स्टेट कौन सी है? बोलो यही वाली। अच्छा, साइंस के अकॉर्डिंग जो चीज सबसे अनस्टेबल है उसकी एनर्जी ज्यादा है या कम है? एनर्जी ज्यादा है ना? अनस्टेबिलिटी ब्रिंग्स, मतलब एनर्जी ब्रिंग्स अनस्टेबिलिटी। जब कोई भी चीज बहुत अनस्टेबल है तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी पे है, स्टेबल है तो वो लो एनर्जी पे। ये याद है आप लोगों को? स्टेबिलिटी मींस, स्टेबिलिटी का मतलब ही लो एनर्जी होता है, और अनस्टेबिलिटी का मतलब बोलो क्या होता है? हाई एनर्जी। अनस्टेबिलिटी मींस हाई एनर्जी। अरे आपके पास बहुत सारी एनर्जी है तो आप बैठोगे नहीं ना, इधर उधर घूमोगे, तो आपके अगर आपके पास बहुत एनर्जी है तो आप अनस्टेबल है, और बहुत कम एनर्जी है तो चुपचाप से बैठ जाओगे, सो जाओगे, लेट जाओगे, यही तो होगा। तो लो एनर्जी मींस स्टेबिलिटी, हाई एनर्जी मींस अनस्टेबिलिटी ना। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट, इन सब में सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी? जवाब मिल गया आपको? सबसे ज्यादा एनर्जी पे कौन होगा? देवदत्त, सबसे ज्यादा एनर्जी पे इन तीनों में कौन होगा? इंटरमीडिएट, क्योंकि सर वो सबसे ज्यादा
अनस्टेबल है तो सबसे ज्यादा एनर्जी भी किसकी होती है? इंटरमीडिएट की। मतलब रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनाना है ना, ये होता है इंटरमीडिएट। रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनाना है तो एक्चुअली में रिएक्टेंट इंटरमीडिएट पहुंचना चाहता है, लेकिन उसको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। बोलो ये इसकी जो एनर्जी है वो क्या है? बोलो एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? बोलो एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये क्या है? ये बच्चों की फ्री एनर्जी है, इसको गिब्स एनर्जी भी बोल सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था। गिब्स एनर्जी होती है जो मेरे अंदर फ्री एनर्जी है, जो मेरी खुद की एनर्जी है, वो मेरी बोलो क्या है? गिब्स एनर्जी। लेकिन मेरे को ऊपर तक जाने के लिए, मान लीजिए तीसरे मंजिल जाने के लिए कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, है ना, कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, वो एक्टिवेशन एनर्जी। इंटरमीडिएट बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है? बोलो एक्टिवेशन एनर्जी। ये ब्लॉक यहां पर रखा गया है, ये ब्लॉक यहां पर रखा गया है, इसकी गिब्स एनर्जी है कुछ ना कुछ, लेकिन इसको कोने तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी इसको लगी वो क्या है? इसकी बोलो एक्टिवेशन एनर्जी। फिर तो भैया अपने आप ही पहुंच जाएगा प्रोडक्ट पे। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट बनना है तो एनर्जी चाहिए, बिकॉज इंटरमीडिएट की एनर्जी बोलो क्या होती है? ज्यादा होती है, और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है? कम। जतिन नहीं आ रहा समझ में भाई? रिएक्टेंट जो तुम्हारा इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल है कि नहीं बताओ? ज्यादा अनस्टेबल है। ज्यादा अनस्टेबल मतलब बोलो क्या? ज्यादा एनर्जी। तो एक रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट तक पहुंचने के लिए, मतलब ज्यादा एनर्जी तक पहुंचने के लिए जो चाहिए एनर्जी वो क्या होती है? बोलो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, इंटरमीडिएट पहुंचने के बाद क्या वो वहीं बैठा रहेगा? अरे नहीं सर, कोई भी चीज इंटरमीडिएट पे नहीं बैठेगी। हर दुनिया में हर चीज अपनी लो एनर्जी पे आना चाहती है, मतलब किस पे आना चाहती है? स्टेबिलिटी पे। तो हो सकता है कि इंटरमीडिएट के बाद अब मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्टेंट से भी ज्यादा स्टेबल हो, रिएक्टेंट से भी, मतलब उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी बोलो क्या हो? कम हो। तो बस समझ लीजिए कि वो पहले एनर्जी लेके उधर तक पहुंचता है, बाद में बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करके वापस नीचे आ जाता है। एक्चुअली में ये जो हुआ है ना, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कहानी है, मतलब जिसमें नेचुरल हीट रिलीज हुई होगी। नेचुरल हीट क्या हुई होगी? कुछ कह रहे कैसे सर? अरे ऊपर तक जाने के लिए एनर्जी ली होगी, फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनते हैं तो उसने एनर्जी क्या कर दी? बोलो रिलीज कर दी। और रिलीज करी ज्यादा और एब्जॉर्ब करी बोलो क्या? कम। ये तो मैं बाद में बताऊंगा तुम लोगों को, ये तो मैं बाद में भी सिखाऊंगा, लेकिन मेरा बस अभी आपके साथ मेन जो मोटिव है ना वो सिर्फ इतना सा है कि तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ जाए। क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी वो समझ में आ जाए बस। नहीं आया समझ में सर? लेकिन पक्का आया कि नहीं आया? एक रिएक्शन को क्या तुम मुझे बताना जरा सभी बच्चे, कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या डायरेक्टली बनता है क्या? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने से पहले बीच में एक स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है बोलो? जहां पर क्या हो रहा होता है? पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं, नए बॉन्ड। वो वाली स्टेज तक पहुंचाने के लिए, रिएक्टेंट को उस स्टेज तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी मुझे उसको देनी पड़ेगी वो एनर्जी बोलो क्या होती है? गेट माई पॉइंट और नॉट? पक्की बात है। और एनर्जी दोगे तो ऑब्वियस सी बात है इंटरमीडिएट तो हाई एनर्जी पे ही होगा, ज्यादा अनस्टेबल ही होगा। हाँ, लेकिन वो दोबारा से अपनी एक नई स्टेबल स्टेट चुन लेता है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा ठीक ठाक केमिस्ट्री पता है ना 11th क्लास का, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड को तोड़ते वक्त एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो एक्चुअली में शुरू में एनर्जी देनी पड़ी, लेकिन जब नए बॉन्ड बने तो एनर्जी क्या होगी? वापस से रिलीज होगी। क्या होगी बोलो? इसीलिए प्रोडक्ट लो एनर्जी पे आ गया। अगर ये आता है समझ में बहुत बढ़िया, नहीं तो थोड़ा वेट करिए, मैं जब इस टॉपिक पे भी आऊंगा, मैं ग्राफ और सिखाऊंगा ये वाले, तब मैं इसको बहुत अच्छे से कराऊंगा ना ये चीज। लेकिन अभी सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी का मुद्दा था, वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़ूं आगे? चलो भाई, अब आते हैं वापस से टॉपिक पे। तो अब इसमें कितने पैरामीटर्स तुम्हारे लिए वेल नोन है? इधर भाई अक्षत, कितने पैरामीटर्स वेल नोन है? सर टी वेल नोन है, एक्टिवेशन एनर्जी वेल नोन है, आर का कोई दिक्कत है नहीं, कांस्टेंट है सर। ई से बिल्कुल घबराना नहीं, एक्सपोनेंट है, इसकी वैल्यू होती है 2.7 कुछ करके आसपास होती है, मतलब ये कुछ नहीं है, 2.7 की कुछ पावर है बस। आपको लग रहा होगा माइनस है ना, माइनस की टेंशन भी खत्म करता हूं, लो खत्म करो उसको भी। ए ऊपर माइनस में है, चलो सिर्फ अब ए का पंगा है। किसका पंगा है बोलो? कैपिटल ए का। अभी छोड़ के रखिए उसको, अभी कुछ ध्यान भी नहीं देना। अब कुछ जो बात बताने वाला हूं उस पर ध्यान दो, अगली बात पे ध्यान दो बच्चों जल्दी से। मैंने आप लोगों को क्या बोला? लॉजिकली क्या बोला? लॉजिकली मैंने कुछ बातें बोली हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। हाई टेम्परेचर, अब बड़ी जरूरी चीज सिखा रहा हूं। हाई टेम्परेचर मींस मोर रेट। हाई टेम्परेचर मींस मतलब टेम्परेचर और रेट का रिलेशन डायरेक्ट है या इनवर्स है? इधर भाई वंश, ज्यादा टेम्परेचर पर रेट ज्यादा होगी या स्लो होगी? ज्यादा होगी सर, ये बात समझ में आ गई। अच्छा एक और चीज मुझे बताना सब बच्चे, अगर किसी रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ज्यादा और एक को चाहिए कम, जरा मुझे बताना। एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है 50 जूल, मतलब उसको कितनी एनर्जी चाहिए एक्टिवेट होने के लिए? 50। मतलब कि उसको H2 और I2 को मिला के HI बनाने के लिए, मतलब इतने तक पहुंचने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 50। और एक ऐसी रिएक्शन है जिसको सिर्फ 10 जूल की एक्टिवेशन चाहिए, कितने की बोलो? मुझे बताओ फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी? दोबारा सुनना मैंने क्या बोला? एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 50 है और एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बोलो क्या है? 10। मतलब कि एक रिएक्शन में तो A प्लस बी को C बनाने के लिए 50 जूल का एक्टिवेशन चाहिए।
और एक में E प्लस एफ को G बनाने के लिए सिर्फ मात्र 10 जूल का एक्टिवेशन चाहिए। आप मुझे बताइए किस रिएक्शन में चीजें बहुत जल्दी जल्दी बन रही होंगी यार। ऑब्वियस सी बात है, इसमें ना A और B मिलके C, एक बार कॉम्बिनेशन नहीं होता। किसी रिएक्शन मिक्सचर में बहुत सारा A होगा, बहुत सारा B होगा। वो कहना ये चाह रहा है कि A और B मिलके C तभी बनाएंगे जब 50 जूल एनर्जी मिल जाएगा। जब 50 जूल, फिर एक और A और B को कितना मिलेगा 50, फिर बनेगा C, फिर A और B को 50, फिर बनेगा C। और इसमें क्या होगा, E और F को मात्र 10 चाहिए, तब क्या बन जाएगा बोलो जी। मुझे बताओ किस रिएक्शन में तेजी से रिजल्ट आ रहे होंगे, नीचे वाले में, क्योंकि 10-10 करके भैया चाहिए, उसमें से 10 जूल चाहिए। जैसे ही 10 जूल मिलता है अगला प्रोडक्ट, 10 जूल मिलता है अगला प्रोडक्ट, 10 जूल मिलता है अगला प्रोडक्ट। तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, जिसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए या जिसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए? कम चाहिए। ध्यान सुन लीजिए, गड़बड़ ना करें। पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों को, वो बोलेगा कि एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, बताओ वो ज्यादा तेज चलेगी या कम तेज चलेगी। बच्चे सोचते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, उनको लगता है एक्टिवेशन एनर्जी दिमाग में एकदम से ना वो आता है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेट ज्यादा होगी। नहीं, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है रिएक्शन की तो रेट स्लो होगी। किसी रिएक्शन को अगर 150 जूल की एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब 150 जूल जब तक नहीं मिलता वो प्रोडक्ट नहीं दे पाता। समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब क्या निकला, क्या कंक्लूजन निकला, सब बच्चे बता दो मुझे, कि अगर हाई एक्टिवेशन एनर्जी है लेस रेट या लो रेट आएगा। अरे यार नहीं आया समझ में। मतलब कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन? अब इसी बात को मैथमेटिकली समझ लें एक बार, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा लें। मैं फिर वही बात कह रहा हूं बच्चों, फॉर्मूले पे थोड़ा सा आज तसल्ली से काम होगा। नेक्स्ट क्लास कराऊंगा न्यूमेरिकल, तो आज फॉर्मूला ही समझते रह जाएंगे शायद हम पूरी क्लास के अंदर, लेकिन हम उस तय तक समझेंगे कि अगर ये क्वेश्चन कहीं से भी निकालेगा ना तो भी हमें पता होगा। मेरी बात दोबारा सुन लीजिए, क्या लॉजिकली अभी पूरी क्लास जितनी पढ़ाई बस आपको 2 बातें समझ में आनी चाहिए। पहली चीज, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रिएक्शन की रेट बढ़ेगी। किसी को डाउट है क्या इस बात पे? बहुत सारे एग्जांपल दिए थे मैंने, समझ में आ गई बात। दूसरी चीज, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है रिएक्शन की तो रेट ज्यादा होगी या स्लो होगी? स्लो। लॉजिकली आंसर कर रहे हो या रट रहे हो उस बात को? दीक्षा समझ में आ रही है वाली बात, कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन कैसी होगी? स्लो। और एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम चाहिए तो रेट कैसी होगी? ज्यादा। सबको क्लियर है कि नहीं? चलो एक बार इसको मैथमेटिकली समझते हैं। ये तो लॉजिकली आंसर हो गया, आइए मैथमेटिकली समझते हैं। प्रिंस इधर, सभी बच्चे मुझे बताना, अगर टी ज्यादा होगा, थोड़ा सा देखते हैं तुम्हारी मैथमेटिक्स कितनी बढ़िया। टी ज्यादा होगा तो सभी बच्चे मुझे बताना EA बाय RT, EA बाय RT ये वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी? अक्षत, टी ज्यादा होगा, किसी का डिनोमिनेटर बढ़ गया है तो EA बाय RT, EA बाय, ये बढ़ गया या घट गया? घट गया। अरे यार टी बढ़ा, किसी का डिनोमिनेटर तुम बढ़ा रहे हो तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? छोटी। तो EA बाय RT छोटा हो गया। अब किसी की पावर छोटी हो गई तो वो पूरा नंबर भी क्या हो गया? अरे पूरा नंबर भी क्या हो गया? अरे नहीं आया समझ में। अरे यार तुमने टी बढ़ाया, इसकी पावर छोटी होगी, पावर छोटी होगी किसी नंबर की तो वो रिजल्ट भी क्या हो गया? छोटा। और वो रिजल्ट छोटा हो गया तो ये क्या हो गया? इसका मतलब मैथमेटिकली अरेनियस बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि टी ज्यादा तो के भी ज्यादा। और ये इंक्रीमेंट भी कैसा है? एक्सपोनेंशियल है, इसलिए ई आया। घबराने की कोई जरूरत नहीं, फॉर्मूले में सारी चीज समझ में आएंगी। एक्सपोनेंशियल समझ रहे हो ना क्या? एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट है सर, कांस्टेंट इंक्रीमेंट नहीं है। नहीं तो फॉर्मूला वो ऐसा भी बना सकता था कि के और टी को सामने ले आता, लेकिन ऐसा इंक्रीमेंट ही नहीं था कि जितना टी बढ़ रहा है उतना के बढ़ रहा है। एक्चुअली में टी कैसे बढ़ रहा था? एक्सपोनेंशियली। दैट इज व्हाई ई जो था ना पावर में था, वो तो टी जो था ना वो ई की पावर में था। किसकी पावर में था? ई की पावर में। जितनी का बात समझ में आ रही है? चलो तो सब बच्चे मुझे बताओ, क्या मैथमेटिकल तरीके से आप इस रूट को समझ पाए? चलो सेकंड बात समझते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का। सब बच्चे दिमाग लगाएंगे, बोर्ड पे देखेंगे। किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, जतिन किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, तो मुझे बता अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो EA बाय RT ज्यादा होगा या कम होगा? अरे सिंपल है सर, किसी का ए नंबर ज्यादा तो पावर भी ज्यादा। और जब EA बाय RT ज्यादा, किसी की पावर ज्यादा हो गई तो ये नंबर भी पूरा क्या हो गया? ये नंबर भी सर ज्यादा हो गया। और ये नंबर ज्यादा हो गया तो उल्टे रिलेशन में है। यही तो पढ़ा है मैंने, एक्टिवेशन ज्यादा होने पे के कम और टेम्परेचर ज्यादा होने पे के ज्यादा। लॉजिकल भी समझ में आ गया, मैथमेटिकली भी समझ में आ गया, फॉर्मूला भी समझ में आ गया। बात बनी कि नहीं बनी? नहीं बनी सर अभी भी। अरे कुछ बनी कि नहीं बनी? अनिकेत समझ में आया? पक्का बताओ सब बच्चे। इस फॉर्मूले में अभी तक आप लोगों को अब के समझ में आ जाना चाहिए। ई क्यों लिया सर? क्योंकि इंक्रीमेंट एक्सपोनेंशियल था। कैसा था बोलो? ई से घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स सोचता आपका वीक हो। ई का मतलब सिर्फ 2.7 होता है, एक नंबर होता है बस, ये नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं इसको।
आपका ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता आपके लेवल पे ये चीज ना, लेकिन एक नंबर होता है 2.7, बस ये मान के चलो जैसे 2 की पावर कुछ हो ना, वैसे बस ये 2.7 की पावर है। जैसे 2 की पावर में तुम्हें बोलो सॉल्व करने में 5 आ गया तो 32 बोल दोगे, जैसे 2 की पावर 5, बस ये 2.7 की पावर होता है। 2. इसको ई लिखते हैं, क्या लिखते हैं बोलो, ई। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, बस इसलिए आप लोगों को यहां पर ई लिखना होता है। मेरी बात समझने की कोशिश करना कि मैं बता दूं आप लोगों को कि के साथ टी ना, टी और के का ये एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा आपको, ये वाला ग्राफ जो है, क्योंकि इसके लिए डिस्कशन एनसीईआरटी करती नहीं है, लेकिन ऐसा होने वाला है एक्सपोनेंशियल, शुरू में कम और बाद में ज्यादा, इसलिए वो उसके साथ एक्सपोनेंशियली रिलेटेड है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को के ई ए आर टी ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ए का कुछ पंगा नहीं है बच्चों, ए था अरहीनियस कांस्टेंट, जिसके बारे में अरहीनियस को भी यहां पर प्रॉपर आइडिया नहीं था। अब कह रहे सर आइडिया नहीं था तो यहां पर फॉर्मूले में कैसे आया, फॉर्मूले में कैसे आया ये बाद में ही पता लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं। अरहीनियस बस इतना समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए कि उनको तो ऐसा ही लगता था, सुन लीजिए, उनको तो ऐसा ही लगता था कि जो के है ना वो एक्सपोनेंशियली इस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब दो चीजों पे। बोलो कौन कौन सी दो चीजें, टेम्परेचर और मतलब एक रिएक्शन कितना तेज चलने वाली है, दो चीजें डिसाइड करेंगी। बोलो कौन कौन सी चीजें, टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ज्यादा, और एक्टिवेशन ज्यादा है तो रेट कम। उसके हिसाब से इन्होंने एक फॉर्मूला तैयार कर दिया था। लेकिन इनको जो प्रैक्टिकली रेट मिला ना, जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिली, इतनी तो मिलती थी, मतलब इससे ना हमेशा कुछ गुना मिलती थी, कुछ हमेशा। तो इन्होंने ना बस इसके बारे में ना बस एक कांस्टेंट लिख दिया कि यार ये हर बार ना रेट कांस्टेंट ना मेरी इस वैल्यू से कुछ टाइम्स मिलता है। जैसे ये वैल्यू 100 आ रही है तो उनको हर बार ये कुछ ना कुछ 200 मिल जाता था, तो उनको लगता है 2 पता नहीं कहां से आ गया। अगली बार उनको मान लो 500 मिल गया तो पता नहीं 5 कहां से आ गया। तो उन्होंने इस कांस्टेंट का नाम क्या रख दिया, अरहीनियस कांस्टेंट। क्या नाम रख दिया, लेकिन मैं लेटर ऑन का मतलब कि नेक्स्ट क्लास में ही आपको बताऊंगा। जो ये एक्चुअल में ए है ना, ये बाद में पता लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसकी कैलकुलेशन अगर 100 आंसर कर रही है तो रेट कुछ थोड़ा ज्यादा क्यों आ रहा है, फिलहाल अभी नहीं पता। इसलिए बस इन्होंने क्या लगा दिया फॉर्मूले में, ए लगा दिया और उसका नाम क्या रख दिया, अरहीनियस। डोंट वरी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा आपको एक क्लास बाद पता लगने वाली है, लेकिन फॉर्मूले पे भैया अब काम हो चुका है। अब सुन लीजिए भाई, फॉर्मूले पे काम हमारा हो गया। क्या फॉर्मूला बनाया सर, मैं समरी दे रहा हूं बिल्कुल 2 मिनट की, सुन लीजिए। जितना भी मैंने आपको अभी 45 मिनट्स पढ़ाया, एक्चुअली में सिर्फ समरी इसकी 2 मिनट की है। तुम कहोगे 2 मिनट की बात है, उसमें समझ में आ रही सारी चीज। सुन लो, क्या आज हमने जब क्लास स्टार्ट करी तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आज पूरी क्लास में हम एक ही मुद्दा डिस्कस करने वाले कि टेम्परेचर के साथ रेट पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहली चीज हमें समझ में आई कि मैं अगर थ्योरेटिकली भी सोचूं ना तो टेम्परेचर बढ़ने पर रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब टेम्परेचर और रेट एक दूसरे के साथ कैसे रहने चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन में रहने चाहिए। सही बात है कि नहीं। दूसरी बात मेरे को समझ में आई कि मैंने समझा कि रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट सो दैट इट कैन फॉर्म अ इंटरमीडिएट। क्योंकि हमें किसी रिएक्शन को इंटरमीडिएट स्टेज तक लाना पड़ेगा। इंटरमीडिएट स्टेज कौन सी स्टेज होती है, जहां पर पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड, क्योंकि वहां तक तो लाना पड़ेगा, क्योंकि पुराने बॉन्ड तो तोड़ने पड़ेंगे तभी तो नए बनेंगे। तो उस पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए एटलीस्ट कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को बोलो क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और किसी रिएक्शन की अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए तो वो रिएक्शन ऑब्वियसली बात है स्लो चलेगी, बिकॉज उसको ज्यादा ज्यादा एनर्जी चाहिए बार बार ए और बी को सी बनाने के लिए ना, बार बार उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। दीक्षा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेट बोलो क्या है, स्लो। दो बातें याद करो, लॉजिकली याद करो, टेम्परेचर ज्यादा रेट ज्यादा, लॉजिक समझ में आता है। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रेट कम, लॉजिक समझ में आता है। मैथमेटिकल लॉजिक समझ में आता है। इसका मैथमेटिकल लॉजिक क्या है सर, मैथमेटिकल लॉजिक इसके फॉर्मूले में दिया हुआ है, हमने सब कुछ करके तो देखा। ये मैंने इसीलिए लिख दिया आप लोगों को कि इस फॉर्मूले में अगर टी ज्यादा हुआ तो ये ई ए बाय आर टी बोलो क्या होगा, कम। तो ये पूरी नीचे वाली डिनोमिनेटर क्या हो जाएगी, कम। तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब टी के ज्यादा होने पर ही ज्यादा होता है। मैथमेटिकली समझ में आ गया, अरे नहीं आया समझ में। ये ज्यादा होगा तो सर ये पावर ज्यादा होगी, मतलब कि पूरा डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, मतलब कि ये कम होगा। इसका मतलब इसके ज्यादा होने पे कम होगा। इसका मतलब सर लॉजिकली भी क्लियर है और मैथमेटिकली भी क्लियर है। डन और नॉट। अब बात आती है अगली चीज पे। ये समझ आ गया मेरे को लगता है सब बच्चों को। अब लफड़ा पता क्या है, अब ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि किसी भी टेम्परेचर पे क्या रेट कांस्टेंट होगा, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले पे अगर तुम्हें न्यूमेरिकल आ गया तो फिर होश उड़ जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में कैसे निकालें, पावर कैसे सॉल्व करें सर, ई के ऊपर जो पावर है। तो इसी फॉर्मूले को बच्चों हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। मतलब कि इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। आप चाहो तो उस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर सकते हो। मन में ये है कि सर वो बना कैसे, तो मैं बनाना सिखा रहा हूं आप लोगों को। ढंग से सुनिएगा। देखिए, हो सकता है आपको लॉग के बारे में ज्यादा ना बताओ, बट लॉग के ना लॉगरिथम के 2 बेसिस होते हैं। मतलब कि आप ये बोल सकते हो, 2 नहीं बेसिस तो बहुत सारे होते हैं। एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम जिसको आप एलएन भी लिखते हो। मुझे याद आ रहा है कैसे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। देखिए लॉग ना, देखो वही बात है थोड़ा सा ना, देखो हमारा ना जो सीबीएसई सिलेबस है ना वो ऐसे बना रखा है,
इन्होंने लॉग घुसा जरूर रखे हैं फॉर्मूलों के अंदर, लेकिन लॉग को लेके पढ़ाना कुछ नहीं चाह रहे सिलेबस के अंदर। ये बनाने वाले, भाई मैं बिल्कुल पूरी तरीके से बोलता हूँ, बनाने वालों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप लोगों को लगेगा सर बनाने वाले इतने बड़े बेवकूफ़ थोड़ा होंगे, हम पढ़ा रहे हैं टीचर्स, हमें ज़्यादा पता है इस बारे में कि सिलेबस में क्या होना चाहिए। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, अगर लॉगरिथम फॉर्मूले में है तो बच्चों को लॉग प्रॉपर सिखाया जाना चाहिए किसी चैप्टर के अंदर। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होना चाहिए 9वीं 10वीं क्लास के अंदर जिसमें लॉगरिथम पूरा सिखाया जाता हो। आधी अधूरी बात करनी पड़ती है आप लोगों से इस कारण से क्योंकि उसका पूरा प्रॉपर टॉपिक है ही नहीं कहीं पे भी। हम जाएंगे ना तो बिल्कुल ही आपको लगेगा सर पता नहीं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो जितना है ना उतने में बात करेंगे, थोड़ा बहुत आपको हो सकता है याद करना पड़ जाए। अब लॉग के ना बेसिस होते हैं, जैसे कि एक जो लॉग आप बार बार पढ़ते हो ना, लॉग 5 वगैरह जो भी बच्चों ने सबने भी चैप्टर में पढ़ा है, आपको मैंने बहुत सारा लॉग करवाया है, वो लॉग बेस्ड टू द 10 था, वो सारा लॉग बेस्ड टू द 10 था। समझ रहे बात को? अब जो ये नेचुरल लॉग होता है ना वो बेस्ड टू द ई होता है, वो बेस्ड टू द क्या होता है ई। फिर समझ नहीं आ रहा वो क्या चीज बोल रहे हैं, ज़्यादा सोचना भी नहीं है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि है ही नहीं ना सिलेबस में, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, आप सिर्फ काम करना सीखिए। आइए मैं समझाता हूँ क्या फर्क है। आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को ईजी करने के लिए, इस फॉर्मूले को ईजी करने के लिए टेकिंग लॉगरिथम ऑन। अब बहुत से बच्चों को दिक्कत आने वाली है जो मैं अगली बात में समझाने वाला हूँ, बिकॉज इसमें अब कितना किसको पता है ना लॉग के बारे में। अगर थोड़ा चैप्टर शुरू से अटेंड करा है तो मैंने लॉग थोड़ा बहुत सिखा रखा है, 11th में पढ़ा है, थोड़ा बहुत मैंने सिखा रखा है। 11th में मैंने नेचुरल लॉगर्स के बारे में थोड़ी सी तो बात करी होगी। तो अब सुनो भाई, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, चलो लिया। अच्छा शुरू में जो ये लॉग लिया है नेचुरल लॉग होता है, कौन सा लॉग होता है बोलो? तो मैंने लिया यहाँ पर नेचुरल लॉग। अब कहेंगे एलन क्या है? एलन भी लॉग ही है, बस नेचुरल लॉग होता है। अब ये लॉग क्या है भैया? जैसे साइन कॉस टेन आपके कुछ फंक्शंस हैं, वैसे लॉग भी क्या है? एक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन। जैसे साइन 30 को आप लोग 1/2 लिख देते हो, तो वैसे ही लॉग की भी कुछ वैल्यूज होती है। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग मैं बोलूँ 100 की वैल्यू 2 होती है। ऐसे ना लॉग की भी कुछ वैल्यूज होती हैं। पुरानी वीडियोस में मैंने इतना तो एटलीस्ट सिखाया आप लोगों को। तो जिन बच्चों को लगे ना कि बहुत डिफिकल्ट वाली चीज लग रही है अभी, सो डायरेक्ट लर्न करिए रिजल्ट को। केमिस्ट्री के अंदर ड्राइव 1% भी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं कि वो ड्राइव क्या करा गया था, कैसे फॉर्मूला बना था। बस इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ लॉग। तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ लॉग लिया तो ये बन गया एलन के, और ये क्या बन जाएगा? एलन ए इंटू में क्या है बोलो सब बच्चे बताओ? यही है। अच्छा जिन बच्चों को लॉग के बारे में प्रॉपरली पता है वो बताओ लॉग एम इंटू एन की प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग एम प्लस लॉग, देखो भाई ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि लॉग एम इंटू एन क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम बाय एन क्या होता है बच्चों? ऐसे ही बच्चों लॉग एम की पावर जो एन होता है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों लॉग की, ठीक है ना। तो मैंने वही लिखा है बस कि दोनों तरफ लॉग लिया तो एलन के बन गया, ये एलन ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी था, तो लॉग एम इंटू एन से बन गया लॉग एम प्लस लॉग एन। अब मुझे बताना क्या बन जाएगा? एलन के बराबर एलन ए लॉग एम की पावर एन, लॉग एम की पावर एन, तो एन आ जाएगा आगे, मतलब क्या आगे आ जाएगा बोलो? और बोलो क्या बन जाएगा? एलन ई। अब एलन ई जो होता है ना बच्चों 1 होता है। एलन ई की वैल्यू कितनी होती है? जैसे लॉग में 10 की वैल्यू 1 होती है ना, वैसे एलन में ई की वैल्यू 1 होती है, उसका बेस ई होता है बच्चों। तो वही बात है, मैं आपको ज्यादा इसके बारे में क्या बोलूं, क्योंकि ये चीज है ही नहीं आपके करिकुलम में, बिल्कुल है ही नहीं सिलेबस में, तो आपको ये डायरेक्ट ऐसे ही करनी है। एलन ई की वैल्यू 1 होगी, बताओ क्या फॉर्मूला बन गया? एलन के बराबर, अब होगा क्या पेपर में आपको नेचुरल लॉग की वैल्यू मिलेगी नहीं, मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। आपको वो एग्जाम में क्या देगा, जैसे मान लो के तुम्हारा 5 है तो वो तुम्हें ना लॉग 5 की वैल्यू देगा, एलन 5 की देगा ही नहीं, क्योंकि नेचुरल लॉग्स नहीं मिलते हमें, हमेशा पेपर में मिलते हैं सिंपल लॉग्स। 2 तरह के लॉग्स है, एक नेचुरल लॉग हो गया, एक सिंपल लॉग जो बेस टू 10 होता है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, एक रिलेशन में आप लोगों को बता देता हूं सिंपल सा। ये चीज थोड़ी सी मुश्किल लगेगी बच्चों, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है कई बच्चों को आता हो, कई बच्चों को नहीं आता हो लॉग का। नेचुरल लॉग की जो वैल्यूज होती है ना, कभी मैंने 11th में जरूर बताई होगी थोड़ी बहुत इसके बारे में। नेचुरल लॉग एक्स जो होता है ना वो 2.303 टाइम ज्यादा होता है, बोलो किससे? सिंपल लॉग से। मतलब कि तुम ये कहोगे ना कि एलन 5 की वैल्यू कितनी है, तो जितनी भी लॉग 5 की थी, अरे लॉग 5 तो मैंने कराया बच्चों, अभी जो पिछली वीडियोस हुई है हमारी सब में हमने कराया कि नहीं करा? तो लॉग 5 की वैल्यू से कितने गुना ज्यादा होता है? मतलब कि एलन में जो भी वैल्यू होगी ना वो लॉग की वैल्यू से कितनी गुना ज्यादा होगी? 2.303 गुना। अब मैं इसको क्यों चेंज कर रहा हूं? बिकॉज मेरे को एग्जाम में हमेशा लॉग की वैल्यूज मिलेगी, तो मैंने इसको क्या लिख दिया सबसे सुनना, 2.303 लॉग के, इसको मैंने क्या लिख दिया? 2.303 लॉग ए, माइनस में
चिंता मत करिए बिल्कुल भी, हमें सिर्फ रिजल्ट याद करना है यार, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं बस आप लोगों को। अब क्या करिए, थोड़ा इजी, अब हो गया, वैसे हो गया है, लेकिन दो जगह पे 2.303 रखने से बेटर है कि पूरे को 2.303 से क्या कर दो, डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा बोलो, log k बराबर में log a माइनस में EA। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन एटलीस्ट आसान है। वो आपको क्या बोलेगा वो सुनिए। अब वो आपको बोलेगा कि एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, 50। कितनी है बोलो, उसको 50 जूल की एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। सुनना अच्छे सुनना। उसका अरेनियस कांस्टेंट 10 का है। कितना बोलो, 10 का। अरेनियस कांस्टेंट 10 का है। बताइए वो रिएक्शन अगर 300 डिग्री सेल्सियस पे चल रही है तो उसकी अभी रेट कांस्टेंट क्या होगी? तो आप क्या कहेंगे, वो आपको एक टेम्परेचर देके क्या पूछ रहा है बोलो, रेट कांस्टेंट। आप कहेंगे टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का रिलेशन मैंने कहां पढ़ा, अरेनियस की इक्वेशन में। कहां पढ़ा? लेकिन उस वाले फॉर्मूले से इसको निकाल पाना बहुत ही महाभारत है भाई, क्योंकि ई की पावर ये कैसे सॉल्व करूंगा मैं? तो मैंने उसी फॉर्मूले को मैथमेटिकली बस ऐसा लिख दिया है और कुछ भी नहीं है। मतलब मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि आपने उसी फॉर्मूले का सेकंड वर्जन ऐसे लिख दिया है, बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और कुछ भी नहीं है। तो अब तुम मुझे बताना जरा, क्या क्या पुट होएगा? ये पुट हो जाएगा, अरे log 10। आप कुछ कहेंगे सर log 10 कहां से लाऊं? ये तुम्हें सोचना ही नहीं है, पेपर में क्वेश्चन में मिलेगा log 10 की वैल्यू इतनी। अगर उसने k भी दिया हुआ 5 तो बोलेंगे log 5 की वैल्यू इतनी, वो तुम्हें मिलेगी। मतलब जब उन्होंने डाला नहीं ना सिलेबस में तो वो आपको डायरेक्ट देंगे। एक में चीज में वो भी फंसे पड़े हैं, आपको करने की जरूरत कुछ नहीं है। वो आपको वैल्यू देगा, आपको किसकी वैल्यू मिलेंगी, सीधा log की। a दिया उसने 10 तो आपको log 10 देगा, k उसने 5 दिया तो क्या देगा, log 5। तो मुझे तुम बताओ, ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, r सबको पता है 8.314, t मिला हुआ है, क्या निकल जाएगा बोलो, k। क्या निकल जाएगा? तो यही अब हमारे अगले क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हमारे जितने भी अगले क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किस टॉपिक पे बेस्ड होंगे कि वो आपसे बोलेगा इस फलाना टेम्परेचर पर कितना रेट कांस्टेंट है, इस फलाना टेम्परेचर पर कितना, या इतना रेट कांस्टेंट है तो बताओ कितना टेम्परेचर है, इतना रेट कांस्टेंट है तो बताओ कितना। करें ट्राई क्वेश्चन, ये नहीं करना है। चलो एक क्वेश्चन लिखो। आपकी एनसीईआरटी का है यार, किसी का बुकलेट तो दिखाना मुझे। चलो मैं आगे लिखूँ। सुन लीजिए भाई, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे न्यूमेरिकल हम बनाने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद एक फॉर्मूला और इसी से ही बनेगा। तो सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, क्लास इसके बाद ओवर होगी। सो गाइस क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन में कितनी एक्टिवेशन एनर्जी लगी होगी? समझते हैं ना एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? जितनी उसको इनिशिएट करने के लिए चाहिए होगी, कितनी एक्टिवेशन एनर्जी लगी होगी अगर उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना है बोलो, 100। मतलब रेट कांस्टेंट कितना दिया बोलो, कितने टेम्परेचर पर? बच्चों डिग्री सेल्सियस इज नॉट द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज केल्विन, एसआई यूनिट इज। सो हाउ टू कन्वर्ट द डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन? 273 जोड़ दीजिए, 273। अरे बच्चों ये आता है, ये बचपन में पढ़ा होगा, 273 जोड़ना होता है तब जाके किसमें आया था बोलो, केल्विन में। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, टेम्परेचर मिल गया, तो इतने फलाने टेम्परेचर पर इतना रेट कांस्टेंट था, और अरेनियस कांस्टेंट कितना है बोलो,
अभी आपको सर क्या है अरेनियस कांस्टेंट, वेट करें अगली क्लास का यार, अगली क्लास में बताया जाएगा अरेनियस कांस्टेंट भी क्या चीज थी। तो अरेनियस कांस्टेंट 10 है और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है एक्टिवेशन, मतलब एक बात समझ जाइएगा, जैसे ही उसने क्वेश्चन में एक टेम्परेचर और एक रेट कांस्टेंट का जिक्र करा हुआ है, इतने टेम्परेचर पर इतना रेट कांस्टेंट, समझ जाइए अरेनियस की इक्वेशन यूज होनी है। और K इज इक्वल टू में AE की पावर माइनस EA/RT यूज नहीं करूंगा, बिकॉज उससे कैलकुलेशन करनी बहुत मुश्किल है। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला। अब बच्चे सर ये मेरे को समझ में नहीं आया बीच का, अरे समझना ही नहीं है भाई, ये जरूरत ही नहीं है, 1% भी जरूरत नहीं है, बना कैसे है, डायरेक्ट याद करिए, ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला सेम है, बस उसको मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया गया है, चेंज करके लिख दिया गया है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो क्या करना है, आ जाओ आ जाओ सब बच्चे, फॉर्मूला सीधा लगाओगे, बोलो क्या। मैं बस आपको एक चीज बोल सकता हूं, पेपर में ये क्वेश्चन नहीं रुकेंगे, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, बस पीछे वाली जो पता होने वाली थ्योरेटिकल चीज थी वो सारी समझा दी मैंने आपको। तो log K बराबर क्या आएगा, ये फॉर्मूला यूज करोगे। ऑल्दो कैलकुलेशन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, ये हो सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल लग जाए आपको इन क्वेश्चंस की, लगने दो। पूरी 10 चैप्टर में से 3 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल है, बस पहले 3 चैप्टर में, उसके बाद न्यूमेरिकल नहीं आएगा पूरे साल, समझ रहे हो? बाकी का फिर अलग तरह का सिलेबस है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, समझ रहे हो? 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल, पेपर में भी आपको कुछ ही न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, तो उसमें टाइम दे सकते हैं। तो मुझे बताना सब बच्चे, K की वैल्यू कितनी, 100, A की वैल्यू माइनस का EA अपॉन में, चलो R की वैल्यू पेपर में ही मिलेगी, अरे 100% पेपर में मिलेगी ऐसे, और T की वैल्यू लिख दिया ऐसे, इतना लिख दिया सबने। अब इसमें क्या बचा यार, ये तो बचा है, अब कुछ इसकी वैल्यू log 100 की तो वैल्यू दी नहीं। अब जिन बच्चों ने मेरे साथ अभी काम करा हुआ है आखिरी 2-3 क्लासेस, वो जानते हैं कि log 100 कैसे निकलेगा log 10 से। सुन लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले बच्चों बातें हो रही हैं भाई, थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी सिखाई थी, क्या थी बोलो, log m की पावर n क्या होता है, n log m। यार तुम्हें log 10 1 दिया हुआ है, log 10 क्या दिया हुआ है, तो मुझे बताना log 100 को क्या मैं log 10 की पावर 2 नहीं लिख सकता? 100 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 2 है ना, 10 का स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा बोलो, ये 2 log 10, 2 log 10 बच्चों 1 है, तो आंसर कितना आ गया बोलो, 2। कुछ भी नहीं है, ऐसी log 1000 बताओ कितना होगा, log 1000 10 की पावर 3, 1000 कितना, 10 की पावर 3, तो log 10 की पावर 3 का 3 आगे आ जाएगा, तो 3 log 10 यानी 3 आएगा। log 10,000 कितना आएगा, 4, log 1 लाख कितना आएगा, 5, log 10 लाख कितना आएगा, 6, तो समझ जाओ है ना, log 10 1 होता है, उसके बाद ये 100, 1000, 10,000, ये 10 की सीरीज वाले तो सारे आंसर मिल गए मुझे ना। तो मैं बोलूंगा सर log 100 का मतलब है log 10 का स्क्वायर, और सर ये log 10 की वैल्यू कितनी बोलो, इसको सर सॉल्व करके हम नंबर लिख ही देंगे। यहां पर कितना आएगा बोलो, 2 बराबर में 1, जो भी नंबर है बताओ कितना आएगा। अब एक लफड़ा है कि तुम्हारा आंसर कैसा आएगा, आंसर नेगेटिव में आ रहा होगा, क्योंकि होना नहीं चाहिए नेगेटिव में, वो तो हमने वैल्यूज अपनी तरफ से लिए ना, इस कारण से ऐसा है। तो थोड़ा सा मैं इसको बदल दूं, है ना, अरेनियस कांस्टेंट को मैं 1000 कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये जानबूझ के कर रहा हूं बच्चों। देखो मैंने ना वैल्यूज अपनी तरफ से, मनगढ़ंत वैल्यूज हैं बस, ये समझ लीजिए, है ना, और मनगढ़ंत वैल्यूज से हो सकता है कि आंसर आप लोगों का प्रैक्टिकली लॉजिकली सही ना है, जैसे किसी क्वेश्चन में टाइम नेगेटिव में आ जाए, क्योंकि हो नहीं सकता, तो वो हमने वैल्यूज अपनी तरफ से लिए, इसलिए ऐसा है। अरेनियस कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग इस क्वेश्चन में 1000 कर दीजिए बच्चों, तो आपको वो सही वैल्यूज मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम बुक वाले क्वेश्चन करेंगे, तो वैल्यूज बिल्कुल मैच करेंगे। बताओ कितना आएगा, सही है? अच्छा बताना, log 10,000 का 1000 का मतलब कितना है बोलो, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये log 10 का स्क्वायर है, ये log 10 की पावर, और ये आ जाएगा। और बच्चों ऐसा मत सोचना कि ई ए का मतलब 2 वैल्यूज हैं, ई की भी 2 सर, ए की भी 2, अरे यार वो ई के नीचे बस सब्सक्रिप्ट में ए लिखा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी दिखाने के लिए, ठीक है? तो मुझे बताना है ई ए अपॉन में कोई नंबर आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे यार इसको। बताना ये कितना आएगा दीक्षा, log m की पावर n 2, log m की पावर n, बताओ 3 माइनस 2, और ये कितना आ जाएगा। ये डब्बे डब्बे मत छोड़ आना पेपर में कि हम भी ऐसे छोटे, सर ने तो ऐसे सिखाए थे क्लास के अंदर, टीचर नहीं भरेगा इनको, तुम्हें ही भरना है। ये मल्टीप्लाई करके यहां पर कुछ आएगा, वही इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे बनी हुई है। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सो भैया रुको रुको रुको, फाइनली 2 मिनट का रिकैप है। मुझे बस ये बताओ हमने क्या आज करा है क्लास के अंदर। आज हमने पढ़ी है अरेनियस इक्वेशन। सब बच्चे बताओ अरेनियस इक्वेशन क्या है। K बराबर A
इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई में क्या, देखने में बोलने में भयंकर सी है, लेकिन एक्चुअली में ये इक्वेशन आपको क्या बताना चाहती है? ये इक्वेशन बताना चाहती है कि हमारी रिएक्शन की रेट अपने टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंडेंसी दिखा रही है। तो मुझे बताइए जरा सब बच्चे, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट भी क्या होगी? जतिन, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट भी क्या होगी? लॉजिकली भी समझ में आता है, मैथमेटिकली भी सर करके देख लिया, समझ आता है? ई क्यों लिया गया? बिकॉज टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट नहीं बढ़ती, टेम्परेचर के साथ रेट कैसे बढ़ती है? एक्सपोनेंशियली, शुरू में कम बढ़ती है और बाद में ज्यादा। इसीलिए जो टी है ना वो ई की पावर में चढ़ा हुआ है, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है बोलो? इसीलिए के साथ ना प्रोपोर्शनली टी नहीं रखा, के साथ प्रोपोर्शनली ई की पावर टी है। ई की पावर, समझे कि नहीं समझे? तो टेम्परेचर ज्यादा होने पर रेट क्या होती है? याद करके जाओ सब बच्चे, टेम्परेचर ज्यादा होने पर रेट ज्यादा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी? सर द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू फॉर्म अ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। उस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए होती है वो उसकी बोलो क्या होती है? क्यों पहुंचाना है इंटरमीडिएट तक? सर क्योंकि वहीं तो बॉन्ड पुराने टूटते हैं और नए बनते हैं, तो एटलीस्ट पुराने बॉन्ड तक को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो क्या होती है? बोलो एक्टिवेशन एनर्जी। और सर किसी रिएक्शन की अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए तो रिएक्शन क्या होगी? स्लो होगी, कम चाहिए तो फास्ट होगी। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होना स्लो रिएक्शन का इशारा है। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी रेट के साथ कैसा रिलेशन दिखा रही है? इनवर्स। कैसा बोलो? और क्या ये मैथमेटिकली इसके फॉर्मूले में वैलिड दिख रहा है? सर बिल्कुल, हमने मैथमेटिकली ये चीज देखी है, आप घर पे जाके पीडीएफ को देखना ध्यान से, आपको दिखेगा टेम्परेचर ज्यादा होने पे रेट ज्यादा और ई ज्यादा होने पे रेट कम, तो वो उसके फॉर्मूले में भी नजर आता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक ही बात अभी करनी ही नहीं थी, ये तो मैंने आपको बोला, बाद में बताऊंगा आप लोगों को। तो फॉर्मूले में जितने पैरामीटर थे धीरे धीरे रिलेट होने शुरू हो गए कि नहीं हो गए? तो आपको बस मैं आपको बता रहा हूं, अगर पूरी क्लास में दो बातें भी समझ में आ गई ना कि टेम्परेचर के साथ रेट डायरेक्ट और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ रेट क्या बोलो? इनवर्स, तो आज की क्लास का मेन सार यही है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल की चिंता मत करो, नेक्स्ट क्लास में तो पूरी क्लास में न्यूमेरिकल चलेगा, वो तो मैं करा दूंगा और भी, लेकिन आप लोग मेन बात आज समझ के जा रहे हैं, टेम्परेचर के साथ रेट डायरेक्ट और एक्टिवेशन के साथ इनवर्स, और ये इसके फॉर्मूले में भी नजर आ रहा है और मतलब भी हमें लॉजिकली समझ में आ चुका है। क्लियर और नॉट? और उसके बाद जो न्यूमेरिकल वाली बात है ना, इस फॉर्मूले को बच्चों प्लीज बातें नहीं, इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकली यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाला लॉग की फॉर्म में, और वो कुछ ऐसा है, ये बीच का प्रोसेस आता है नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मेन ये रिजल्ट आना चाहिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस रिजल्ट के जरिए सर न्यूमेरिकल तो कहीं नहीं रुकने वाले, न्यूमेरिकल की टेंशन मत लीजिए। हो सकता है आपको लॉग वाला फंडा उतना समझ में ना आता हो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं न्यूमेरिकल नहीं रुकेगा, पेपर में आता है न्यूमेरिकल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर और नॉट? फिनिश करें यहां पर चीजों को, एक सेकेंड। संडे का भी देखो, संडे का ना भी बैकअप का कंफर्म नहीं है कि केमिस्ट्री का है कि नहीं, मैथ्स का बैकअप मैंने उस दिन लगा रखा है, तो होगा तो वो आप लोगों को ग्रुप में उसकी सूचना आ जाएगी भाई, ठीक है। अब फिलहाल मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं, लेकिन कोई बच्चे जो बिल्कुल सिर्फ आज ही क्लास में बैठे वो 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे, बाकी बच्चे क्लास से जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। बस वो बच्चे रुक जाने जिनके